बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं नया दिन रमज़ान स्पेशल। मैं हूँ आपकी मेज़बान महक असलम और मैं हूँ आपके साथ मोहम्मद शुएब। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में आगाज़ में शहर इल्म के दरवाज़े पर दस्तक देते हैं। आज के प्रोग्राम की निस्बत ख़ास है। आज उस मुक़द्दस हस्ती की बात करते हैं जिसने सबसे पहले सदाए हक़ पर लब्बैक कहा। आज उस हस्ती की बात होगी जिसे हिजरत की रात में अमीन का दर्जा मिला। आज उस शुजात की बात होगी जिसके नाम से आज भी खैबर कांप जाता है। आज बात उनकी होगी जिनसे मुताल्लिक़ ख़ुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, अली मुझसे है और मैं अली से हूँ। मैं इल्म का शहर हूँ तो अली उसका दरवाज़ा है। तुम सब में बेहतरीन फ़ैसला करने वाला अला अली है। अली को मुझसे वो निस्बत है जो हारून को मूसा अलैहिस्सलाम से थी। अली मुझसे वो ताल्लुक़ रखते हैं जो रूह को जिस्म से या सर को बदन से होता है। और फिर आज 19 रमज़ान का ही दिन है। 40 हिजरी में जब फजर के वक्त शेर खुदा, दमादे नबी, सरदारान जन्नत के बाबा, खातून जन्नत के साथी, मुसलमानों के खलीफा चहारम हज़रत अली करमुल्लाह वजह जब फजर की नमाज के लिए मस्जिद कूफा आए, हालत सजदा में गए तो तारीकी में छुपे हुए शकीउल कल्ब, बदबख्त इब्नुल मुलजिम खारजी कुत्तामा के आशिक ने जहर में भुजी हुई तलवार से आपके सर पर हमला कर दिया। ज़र्ब ऐसी थी कि मेरे मौला अली की दाढ़ी भी खून से तर हो गई। ज़ख्मी होने पर आपके लबों पर जो पहली सदा आई वो ये थी कि रब्बे काबा की कसम, आज अली कामयाब हो गया। तबीब ने ज़ख्म देखने के बाद कहा कि इब्नुल मुलजिम ने तलवार में इतना जहर डाला था कि अगर पूरे कूफे को ये जहर दिया जाता तो सारे कूफे वाले मर जाते। ये तो शेर खुदा हैं जो इतना तड़प रहे हैं। उनका इलाज ये है कि जितना हो सके इमाम अली को दूध पिलाया जाए। ये कहना था। ये खबर जब कूफे में फैली तो देखा गया कि हर बच्चे के हाथ में वो बच्चा जिसको हम आज भी ये कहते हैं, 19 रमज़ान का जब दिन आता है तो हम कहते हैं कि कूफा का एक एक बच्चा आज फिर से यतीम हो गया क्योंकि उसके बाबा अली उससे बिछड़ गए। तो हर बच्चे के हाथ में दूध का प्याला था जो इमाम अली के दरवाजे पर खड़े होकर उनको पुकार रहे थे कि बाबा, हमारे हाथों में दूध का प्याला है, हम आप ही के लिए आए हैं। ये वो यतीम बच्चे थे जिनकी किफ़ालत इमाम अली किया करते थे। इन बच्चों को मौला अली ने वसीहत की थी कि अगर तुम्हें कोई यतीम कहे तो कहना मेरे बाबा का नाम अली इब्न अबी तालिब है। हज़रत अली ने अपने दोनों बेटों को, दोनों फूलों को, इमाम हसन को, इमाम हुसैन को बुलवाया और उनसे जो नसीहत की वो हर घर में लिख कर लगानी चाहिए, क्योंकि यही वो नसीहत थी जिसने करबला में हक को बातिल पर सुरखरू किया। यही वो नसीहत थी जिसके बारे में कहा जाता है कि आज भी करबला की ज़मीन कांप जाती है। हज़रत अली करमुल्लाह वजह ने फरमाया था, मैं तुम दोनों को यानी इमाम हसन को, इमाम हुसैन को अल्लाह से डरने की वसीहत करता हूँ और ये दुनिया के पीछे हरगिज़ ना लगना, खवा दुनिया तुमसे बगावत ही क्यों ना कर दे। जो चीज़ें तुम्हें ना मिले उस पर रोना नहीं, हमेशा हक की बात कहना, यतीमों से शफ़क़त करना, परेशान की मदद करना, आखिरत की तैयारी में मसरूफ़ रहना। और मौला अली ने यह भी फरमाया कि हमेशा जालिम के दुश्मन और मजलूम के हामी रहना और किताब अल्लाह के अहकामात पर अमल करते रहना, इसका दर्स देते रहना। बेशक, और अल्लाह के दीन के मामले में किसी मलामत करने वाले की मलामत से मत घबराना। हज़रत अली ने बेटों को तवील वसीयत फरमाई, लेकिन अपने कातिल के लिए जो इरशाद फरमाया वो भी तारीख़ का हिस्सा है। आपने वहाँ भी अदल का दामन हाथ से नहीं छोड़ा। हज़रत अली ने अपने कातिल इब्ने मुलजिम को जो डर से थर थर काँप रहा था उसे भी ठंडा शरबत पिलाया। फ़ातिह खैबर हैदर करार फरमाते हैं कि सिवाय मेरे कातिल के किसी को कत्ल ना करना। हसन, अगर मैं उसके वार से मर जाऊं तो कातिल पर भी एक ही वार करना, क्योंकि एक वार के बदले में एक वार ही होना चाहिए। वल्लाह, अदल और इंसाफ का आलम देखिए। इब्ने मुलजिम पर लानत बेशुमार। आज का ये दिन हज़रत अली जब उनको ज़रब लगाई गई और इसीलिए आज हमने सोच लिया कि आगाज़ हज़रत अली की बात से ही किया जाए। ये करना ज़रूरी है क्योंकि
जब अदलो इंसाफ की बात होती है तो कहा यह जाता है कि अली से बेहतर कोई अदलो इंसाफ नहीं कर सकता था। आज के वक्त में हमें सीखने की ज़रूरत है। रमज़ानुल मुबारक का दूसरा अशरा ख़त्म होने वाला है और हम जब बात करते हैं अदल इंसाफ की, जब बात करते हैं दीन के रास्ते पर चलने की, तो आजकल हमें अपने इर्द गिर्द ऐसी कोई मिसालें नहीं मिलती। हालांकि सीखना चाहिए। हमारा दीन हमें सिखाता है, ये तो हमारा दीन है, हमने सीखना है। लेकिन हम क्या देखते हैं कि हम इसके मुनाफी नजर आते हैं, हम इसके बरक्स चीज़ें करते हैं सिर्फ दुनियावी लालच में। अगर हम मौला अली की वो वसीयत याद कर लें जिन्होंने अपने 2 फूलों इमाम हसन इमाम हुसैन को की थी, तो यकीन कीजिए ज़िंदगी बदल जाएगी। कराची का मैं रुख करती हूँ जहाँ पर हम देख रहे हैं कि बाज़ारों में मुनाफाखोरी ख़त्म नहीं हुई है, और अगर मैं ये कह दूँ कि ख़त्म हो भी गई है तो शायद कहीं ना कहीं ये हमारी कैंपेन का असर है। दूसरा अशरा ख़त्म होने के करीब है और हम आपको ये दिखाना चाहते हैं कि इस 20 दिनों में जो मार्केट्स के हाल हैं वो क्या है। खुर्शीद आलम की रिपोर्ट यार मैं यूँ भी कह सकते हैं कि जो कोशिश हमने की, जो जगाने की कोशिश की, और कहीं कहीं पर इंतज़ामिया को भी हमने एक्टिव जाग देखा, गई। तो देखते हैं जागी या नहीं जागी, फ़र्क पड़ा या नहीं पड़ा, खुर्शीद आलम बताएंगे। रमज़ानुल मुबारक का दूसरा अशरा यानी मग़फ़िरत का अशरा भी ख़त्म होने वाला है, लेकिन कराची में मुनाफाखोरी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। महंगाई से सताए अवाम क्या कहते हैं, जानते हैं उन्हीं के। चीज़ें क्या सस्ती होनी है, जो मज़ीद बढ़ती जा रही है और कोई किसी चीज़ में कमी तो नहीं हो रही, सब में बढ़ते ही जा रहे हैं वापस। कुछ में 5 रुपये जो भी चीज़ लेने आओ दूसरी दफ़ा हमेशा उसमें इजाफा ही मिलता है, कम नहीं मिलता है। ये कमाने का है, इसमें नेकियां नहीं कमाते, इसमें सिर्फ गुनाह के अलावा और कुछ कमाते ही नहीं है। हुकूमत को कीमतों का पता है क्या, किस दाम पे मिल रही है चीज़ें आम आदमी को, उन्होंने कौन सा मार्केट में जाके लेना होता है। आप भी यहाँ पे फिर रहे हैं, कौन छापा मार रहे हैं, यहाँ तो कोई छापा नहीं है। सर मुझे तो जब तक इल्म है कि महंगाई हुआ, सस्ता तो कुछ भी नहीं हुआ। भाई महंगाई तो इतनी है, इससे ज़्यादा सब्जी महंगी है, फल महंगा है, आटा महंगा है, चीनी महंगी है, क्या है। रमज़ान में और इस्लामी दिनों में हमेशा जो है वो चीज़ें बढ़ती हैं, कम नहीं होती। वजह हम मुसलमान हैं। आप दुनिया को देखो, वो चीज़ें कम करते हैं, कोई है जो यहाँ इंसाफ करे? अल्लाह की ज़ात पे भरोसा है। फलों की कीमत तो आसमान से बातें कर ही रही है, लेकिन अब तो सब्जियां भी सेंचुरियां अबूर कर रही हैं। भिंडी ने सेंचुरी और अरवी ने डबल सेंचुरी अबूर कर ली। कैमरामैन मोहम्मद आतिफ के साथ खुर्शीद आलम, समा, कराची। तो ये कराची की रिपोर्ट थी। कोरोना वबा हम देख रहे हैं कि पूरे मुल्क में फैली है, पूरी दुनिया में फैली है, किसी भी मुल्क को इसने नहीं छोड़ा। और इसी हम देख रहे हैं कि माहौल में माहिरीन सेहत का बाज़ारों में ना जाने का मशवरा सामने आ रहा है। मगर शहरी ईद की शॉपिंग को कितना ज़रूरी समझते हैं और इस साल शॉपिंग किस तरह से कर रहे हैं, साथ साबरी आपको दिखा देते हैं। कोरोना वायरस के पेश नज़र इस बार माहिरीन ने मशवरा दिया है कि शहरी ईद की शॉपिंग तर्क करके घरों पे गुजारें। मगर शहरी इस मशवरे के बारे में क्या सोचते हैं और इस पर कितना अमल दरामद कर रहे हैं, चलिए खुद ही जान लेते हैं। हमने अपने साथ जो है सैनिटाइज बोतल रखी हुई है, वो बच्चों को, वाइफ को और हम अपनी फैमिली को लगा के साथ लाते हैं। तो उस वजह से दुकान से, शॉप से निकलते हैं तब भी लगाते हैं और इंटर होते हैं तब भी लगाते हैं। शॉपिंग थोड़ी बहुत ज़्यादा नहीं, मतलब इस दफ़ा हल्की फुल्की की, लेकिन बच्चों की तो ज़रूरी होती है ना। अपनी भी मैंने कोई इतनी ख़ास नहीं की। दोनों 50-50 है। बच्चों का भी ख्याल रखना है, अपनी सेहत का भी रखना है। अब शॉपिंग नहीं करते तो बच्चों का मसला हो जाता है। सेहत तो सबसे पहले है। हेल्थ इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, बट क्या करें इन बच्चों को, इनको तो ईद की शॉपिंग करनी ही है ना। शॉपिंग की जाए, लेकिन ये है कि फिर SOPs को फॉलो करते हुए की जाए, एहतियात, डिस्टेंस रखते हुए, जो है सेल्फ डिस्टेंस रखते हुए की जाए। कोरोना से भी बचा जाए और ईद की शॉपिंग भी कर ली जाए। इस साल ईद की शॉपिंग के हवाले से शहरियों का मिला जुला रद्द-ए-अमल देखने में आया है। शहरी कहते हैं बच्चों की वजह से ईद की शॉपिंग तो नहीं छोड़ सकते, मगर एहतियात भी ज़रूर करेंगे। कैमरामैन राशिद इशरत के साथ साबरी, समा, कराची। ये हालात हैं जनाब पाकिस्तान के। और इससे पहले कि मैं पड़ोसी मुल्क भारत की बात करूं, ज़रा ये बात भी कर लेते हैं कि सबसे ज़्यादा डेथ्स कहाँ पे हुई हैं जनाब? हम सब जानते हैं अमेरिका में हुई हैं। दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा डेथ्स कहाँ पे हुई हैं? ब्राज़ील में हुई हैं। सिर्फ 37 दिनों में
1 लाख लोग लुक़्मे अजल बने हैं। ये ब्राज़ील की सिचुएशन मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ब्राज़ील वो मुल्क है जहाँ पे 13% आबादी को इस वक्त 1 डोज़ लग चुकी है, 6% आबादी को 2 डोजेज़ लग चुके हैं वैक्सीन की, फिर भी वहाँ पर कोरोना बेकाबू है। अब ज़रा ब्राज़ील की बात के बाद हम भारत की बात कर लेते हैं कि वहाँ पर क्या हो रहा है। ख़बरदार किया जाता है, बार बार बताया जाता है, समझाया जाता है कि कोरोना एक वबा है, तूफ़ान इसका आ रहा है और ये जो डबल म्यूटेंट वेरिएंट है, इंडियन वेरिएंट है, ये तेज़ी से फैल रहा है, जानलेवा होगा। ये सब कुछ हुआ, लेकिन दिल्ली सरकार ने नहीं सुना, इस पर कान नहीं धरे। फिर हालात कैसे हुए, तस्वीर में हम आपको इस वक्त दिखा भी रहे हैं कि हालात इबरतनाक होते चले गए। ये सच है, हादसा एकदम नहीं होता। ऐसा ही कुछ हिंदुस्तान में हुआ। दिल्ली हुकूमत, जिसे खबरदार किया गया, डराया गया, बताया गया, मगर मोदी सरकार ने कुछ नहीं सुना, कुछ नहीं किया। तिब्बी माहिरीन कहते रहे, लेकिन इंडियन हुकूमत ने वबा का फैलाव नज़रअंदाज किया। वो फैलता चला जा रहा था, लेकिन स्लो डाउन के लिए कुछ नहीं किया गया। इंडियन SARS-CoV-2 जेनेटिक्स कंसोर्शियम ने मार्च के आगाज़ में वज़ीर-ए-आज़म मोदी को इस न्यू वेरिएंट, डबल म्यूटेंट वेरिएंट से मुताल्लिक़ खबरदार भी किया। बताया गया कि कोविड की ये नई किस्म मुल्क भर में जड़ें मजबूत कर रही है, लेकिन हुकूमत ने कोई एहतियाती कदम नहीं उठाया। बिल्कुल, और लाखों करोड़ों लोगों ने बगैर मास्क मजहबी मेले अटेंड किए, और सबसे जो खतरनाक बात थी ये कि जब वो इन मेलों में गए तो उन पर फूल बरसाए गए, सियासी रैलियां भी निकाली गई। इन सब का एहतमाम और इंतजाम नरेंद्र मोदी साहब ने किया। बीजेपी रहनुमाओं और हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडर्स ने खुद करवाया था ये सब कुछ। दिल्ली हुकूमत के मुकर्रर करदा साइंसी मुशीरों ने भारतीय वेरिएंट का कोविड-19 फरवरी में ही शनाख्त कर लिया था और बता दिया था कि बहुत खतरनाक है, और इसे 10 मार्च से पहले वजारत सेहत में नेशनल सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल से शेयर भी कर दिया था। मगर हुआ ये कि वजारत सेहत ने इसको अनसुना कर दिया और कुछ नहीं किया। वजारत सेहत ने नए वेरिएंट के बारे में आवाम को 2 हफ्तों की ताखीर से बताया, जब तक वायरस काफ़ी हद तक इंडिया में फैल चुका था, इंडिया को काबू कर चुका था। माहिरीन का ये कहना है कि सियासतदान तो सियासतदान, ब्यूरोक्रेट्स ने भी वार्निंग पर कान नहीं धरे और सूरत हाल मजीद बिगड़ती चली गई। नरेंद्र मोदी और दीगर सियासतदान लोकल इलेक्शन में मसरूफ़ अमल दिखाई दिए। मार्च और अप्रैल में रैलियां निकलती रहीं, कोई SOPs का ख्याल नहीं रखा गया। और ये जो रैलियां निकली उसके मनाजिर भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। और ना सिर्फ ये, बल्कि 1 हफ्ते पर फैले कुंभ के मेले की इजाज़त दी गई, जहां मुल्क भर से करोड़ों लोग पहुंचे। और ये कहा जा रहा है कि कुंभ के मेले में आने वाले ये लाखों करोड़ों लोग फिर वायरस को साथ लेकर गए अपने अपने इलाकों में, फिर वायरस फैलता चला गया। भारतीय माहिरीन तिब का ये भी कहना है कि वबा का फैलाव तवक्को से बहुत ज़्यादा है और इस पर काबू पाने के लिए इंतहाई गैर मामूली तैयारियों की ज़रूरत तो थी। अगर तैयार होते तो बहुत सी कीमती जानें बचाई जा सकती थीं। और अगर हम इसमें महाराष्ट्र का जिक्र कर लें तो वहाँ पर सूरत हाल अब काबू से बाहर हो चुकी है। अस्पताल भर चुके हैं, सख्त पाबंदियाँ हैं, दफातर बंद हैं, मार्केट्स बंद हैं, यानी मुकम्मल लॉकडाउन है, लेकिन कोविड बेकाबू है। अस्पतालों के बाहर बोर्ड्स आवेज़ा हैं, वी आर फुल, हम पेशेंट्स नहीं ले सकते। ये भी लिखा हुआ है कि ऑक्सीजन की किल्लत है, ऑक्सीजनेटेड बेड्स नहीं हैं, सिलेंडर्स नहीं हैं, लेकिन उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि वहाँ पर फैलता ही चला जा रहा है, क्योंकि लॉकडाउन के बावजूद, अस्पतालों की सूरत हाल के बावजूद काबू में नहीं आ रहा। और अब अगर हम ये जिक्र कर लें कि ये जो इंडियन वेरिएंट है, ये डबल म्यूटेंट वेरिएंट है, जो कि सिर्फ इंडिया में पहले फैला, यहाँ पर तबाही मचाई, और जिससे मुताल्लिक 2 रोज़ पहले पाकिस्तान ने भी ये फैसला किया कि वो लोग जिनके इंडियन कनेक्शंस हैं, फॉर एग्जांपल कोई इंडिया से बरासत दुबई या कहीं और से पाकिस्तान ना आ जाए, उसको चेक किया जाएगा। तो ऐसे में बहुत से ममालिक में अब चूँकि ये वेरिएंट पहुँच चुका है, इसलिए पाबंदियां लगाई जा रही हैं। उन ममालिक में बरतानिया, स्विट्ज़रलैंड, ईरान ये शामिल है, और कई मुल्कों ने इसीलिए सफरी पाबंदियां आयद कर दी हैं। दूसरी जानिब भारत में कोरोना के बरतानवी वेरिएंट B117 का इंकशाफ जनवरी में हो गया था, और उस वक्त भी दिल्ली में क्या सिचुएशन थी, किसानों का एहतजाज जारी था। और माहिरीन ने कहा था कि ऐसे वक्त में इकट्ठ होना, लोगों का जमा होना, ये किसी खतरे से कम नहीं था। और फिर अब क्या हो रहा है, अब ये हुआ है कि इस वक्त पूरे भारत में सबसे ज़्यादा मस्बत केसेस की अगर हम शरह की बात करें तो वो नई दिल्ली में है। ये वो नई दिल्ली है जहाँ पर हमने देखा कि जो किसान हैं वो रुख कर रहे थे, और जब किसान ने दिल्ली का रुख करना चाहा तो हमने देखा कि उन पर कितना जुल्म और तशद्दुद हुआ। अभी हम एक ब्रेक का कहा जा रहा है, एक ब्रेक लेते हैं। जब हम ब्रेक से तो हम आपको ये बताएंगे कि पाकिस्तान ने कोविड-19 के हवाले से जो नए नए SOPs और जो नए नए इकदाम दिए हैं वो क्या हैं। ब्रेक के बाद बताते हैं आपको।
वेलकम बैक जनाब। अब आपको बताएं कि पाकिस्तान में कोरोना का फैलाव रोकने के लिए सख्त फैसले कर लिए गए हैं। यौम अली, एतकाफ, शब कदर, जुम्मतुल विदा के लिए खुसूसी गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं। यौम अली के जुलूस पर पाबंदी है, मजालिस ऑनलाइन हो या फिर आउटडोर मुनाकिद की जाएं। NCOC के मुताबिक वायरस के अलामात वाले अफराद मस्जिद के बजाय घर पर ही एतकाफ करें और जो लोग एतकाफ में बैठ रहे हैं वो बिस्तर, तकिया और दीगर सामान घर से लेकर जाएंगे। लेकिन अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब हुकूमत ने मसाजिद में एहतिकाफ पर पाबंदी लगा दी है। ये तो नई गाइडलाइंस हैं जो कि जारी की गई हैं कोविड की इस सिचुएशन को देखते हुए, कैसे इस चेन को इस वक्त ब्रेक करना है जबकि हम इस थर्ड वेव की ऑलमोस्ट पीक को टच कर रहे हैं। तो उसको ये तोड़ने के लिए इस वक्त ये ज़रूरी है, ये अहम और बड़े फैसले इसी तनाजुर में लिए गए हैं। अब जनाब आगे बढ़ते हैं। एक अच्छी खबर है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए, नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानियों के लिए कि किस तरीके से अब वो अपनी फैमिली के लिए, अपने फैमिली मेम्बर के लिए गाड़ी ख़रीद सकते हैं और वो जो गाड़ी किसी बैंक से लीज़ करवाएंगे, लोकल मैन्युफैक्चर्ड या लोकली असेंबल्ड, वो गाड़ी उन्हें उस लिहाज से सस्ती पड़ेगी। अगर मैंने लेनी होगी गाड़ी तो वो मुझे थोड़ी महंगी पड़ेगी, लेकिन अगर कोई बाहर से बैठा शख्स अपने फैमिली मेम्बर के लिए ले रहा है तो उसे थोड़ी सी सस्ती पड़ेगी। और एट द सेम टाइम जो कंपनी है उसको पाबंद किया जाएगा कि वो गाड़ी थोड़ी सी जल्दी उनको प्रोवाइड करे। वैसे तो होता ही है कि हम जब गाड़ी बुक कराते हैं तो 5-6 महीने आराम से लग ही जाते हैं। थोड़ा सा जल्दी उस गाड़ी को उस सारिफ तक पहुंचाने के लिए भी उन कंपनीज को बाउंड किया जाएगा। पाकिस्तानी बैंक से डिजिटल तरीके से गाड़ी अब वो किस तरह से ख़रीद पाएंगे और डिलीवर भी घर पे होगी। अहले खाना के लिए चमचमाती गाड़ी जल्दी से पहुंच पाएगी। तो जनाब ये हो रहा है रोशन कार, डिजिटल रोशन कार स्कीम के तहत। क्या तफसीलात हैं इसकी? ये जो मार्कअप की हम बात करते हैं, इंटरेस्ट रेट की बात करते हैं, इसमें कितना डिफरेंस है? चूँकि नॉर्मली तो 13% बैंक्स जो हैं वो इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं। हमें ज्वाइन के शकील अहमद ने, उनसे बात करें। शकील भाई, कितने ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, कितनी बड़ी खबर है ये उनके लिए, कितना फ़ायदा होगा उनको? देखिए, बैरून मुल्क 90 लाख से ज़्यादा पाकिस्तानी मुकीम हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का आइडिया था और उन्होंने रोशन डिजिटल अकाउंट्स स्कीम मुतारफ़ कराई, पाकिस्तानियों को मौका दिया वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकें, पाकिस्तान सेविंग सर्टिफिकेट में सरमायाकारी कर सकें, बच्चों की स्कूल फ़ीस अदा कर सकें, रियल इस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर सकें और साथ साथ यूटिलिटी बिल्स अदा कर सकें। लेकिन अब एक नई स्कीम मुतारफ़ कराई गई है उसी के तहत, जिसे रोशन अपनी कार का नाम दिया गया है। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी अपने प्यारों के नाम पर, यानी पेरेंट्स के नाम पर, बीवी बच्चों के नाम पर कार फाइनेंसिंग की सहूलत हासिल कर सकेंगे। मिनिमम मार्कअप होगा तकरीबन 7% हमें बताया गया है, क्योंकि इस वक्त बैंक जो हैं वो 13% मिनिमम मार्कअप पर कार फाइनेंसिंग की सहूलत दे रहे हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं वो डिजिटल तरीके से, यानी ऑनलाइन बैंकिंग के ज़रिए अप्लाई कर सकेंगे कार फाइनेंसिंग के लिए, और कार जो है वो तकरीबन 1 महीने के अंदर डिलीवर हो जाएगी उनके रिलेटिव्स को। एक बहुत बड़ी स्कीम है, इससे फ़ायदा उठाया जा सकता है। और ना सिर्फ ऑटोमोबाइल में इन्वेस्टमेंट आएगी, बल्कि इससे जो अलाइड इंडस्ट्रीज़ हैं उनका बिजनेस भी चलेगा। और चूँकि लाखों पाकिस्तानी बैरून मुल्क मुकीम हैं, $1 अरब की इन्वेस्टमेंट आ चुकी है अब तक रोशन डिजिटल अकाउंट्स के ज़रिए, तो लगता यूँ है कि अगले 6 महीने या 1 साल में $2 अरब से ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। लेकिन इसके लिए कुछ शराइत भी ऐड की गई हैं। मतलब 25 साल कम अज़ कम उम्र होनी चाहिए जो इसके लिए अप्लाई करेगा उसकी, और ज़्यादा से ज़्यादा मैच्योरिटी के वक्त 60 से 65 साल उम्र होनी चाहिए जब कार फाइनेंसिंग की मैच्योरिटी हो जाएगी। और इसके अलावा अगर आप खलीजी ममालिक में मुकीम हैं तो आपकी माहाना जो इनकम है वो कम अज़ कम 10,000 दिरहम होनी चाहिए। लेकिन अगर आप अमेरिका, कनाडा या यूरोपीय ममालिक या बरतानिया में मुकीम हैं तो कम अज़ कम $3,000 इनकम जो है माहाना, उसकी शर्त आयद की गई है। ठीक है शकील, आपका शुक्रिया। इस स्कीम से ऑटो इंडस्ट्री को कितना फ़ायदा होगा, हमारे साथ मौजूद है सेक्रेटरी ऑटो इंडस्ट्री इंजीनियर आसिम अय्याज साहब। आसिम साहब, बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। अभी जिस तरह के बहुत सारे एक्सपर्ट से कह रहे हैं कि डिटेल सामने नहीं आई है, लेकिन हमारे रिपोर्टर हमें बताते हैं कि 7% मार्कअप होगा। तो आपकी नज़र में ये जो डिसीजन है ये कैसा है मौजूदा और आने वाले वक्त के लिहाज से, और इसके क्या असरात आप देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक्सपेट्रिएट्स के लिए जो इकदाम उठाया है गवर्नमेंट ने, इंतहाई एहसन है। इसके पॉजिटिव्स ये हैं कि वॉल्यूम बढ़ेगा, गाड़ियां बनाने की कैपेसिटी तो पिछली पॉलिसी आने के बाद बढ़ी है। जितनी ज़्यादा गाड़ियां पाकिस्तान में बनेंगी उतना इकोनॉमीज ऑफ स्केल का बेनिफिट होता है। सबसे पहले तो ये है कि हमारे जो एक्सपेट्रिएट्स हैं, जो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है पाकिस्तान का, उनकी फैमिलीज को पहले कुछ स्कीम्स के अंदर यूज्ड गाड़ी की इजाज़त थी लाने की। वो स्कीम्स मिसयूज हो रही थी टू सर्टेन एक्सटेंट बाय द कमर्शियल इम्पोर्टर्स। इस वक्त ये उनके फैमिली मेम्बर्स के लिए स्कीम है। इसके खर्दो साल कम्प्लीटली जब आ जाएंगे
तो वो तो उस वक्त हम एनालाइज कर पाएंगे, लेकिन इसका इंडस्ट्री पे क्या असर होगा, इंडस्ट्री का एक मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है। एक गाड़ी जब बनती है तो उसके डाउन द लाइन पुर्जे बनाने वालों का बिजनेस बढ़ता है। उसके अलावा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है लोकल मार्केट में। तो इसके बेशुमार फ़ायदे हैं। अगर हमारा वॉल्यूम बढ़ता है गाड़ियों का तो उसका इम्पैक्ट दूररस होगा हमारी इकोनॉमी पे। अच्छा आसिम साहब, एक्सपेक्ट क्या किया जा रहा है कंसिडरिंग द फैक्ट्स के जो हमारे नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानीज़ हैं और जिस तरह हम देखते हैं कि पहले वो बाहर से गाड़ी भिजवाते थे, ज़ाहिर है पहले पैसा आता था और यहीं पे हम गाड़ी ख़रीद लेते थे, तो अब उनकी फ़िगर को देखते हुए, स्टैट्स को देखते हुए, उनके पोटेंशियल को समझते हुए कितनी डिमांड बढ़ सकती है? इस डिमांड का अंदाज़ा लगाना फ़िलहाल तो मुश्किल होगा, लेकिन जैसे ही ये लॉन्च होगी हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 10 से 15% तो डिमांड कम से कम बढ़ेगी। ये स्कीम जो इस तरह की स्कीम्स हैं ये इंडस्ट्री के लिए भी फ़ायदेमंद होंगी, उनका वॉल्यूम भी बढ़ेगा। लेकिन जो आप डिमांड का कह रहे हैं कि एग्जैक्टली इसको असेस किया जाए, वो थोड़ा वक्त गुजरने के साथ ही पता चलेगा। लेकिन इसमें ज़रूर लोकल मार्केट में ये कहा जा सकता है कि गाड़ियों की पैदावार में तेज़ी आएगी और बेहतरी का रुझान नजर आएगा कुछ दिनों में। और जो कंपनीज पाकिस्तान में इस वक्त मौजूद हैं उनके हालात देखते हुए और कोविड की सिचुएशन देखते हुए ये डिमांड पूरी करना क्या उनके लिए पॉसिबल होगा? इसके साथ साथ ये बताएं सर, जिस तरह शकील अहमद ने इस वक्त हमें अपडेट भी किया कि वो जो नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी जब गाड़ी बुक कराएगा वो 1 महीने में गाड़ी मिल जाएगी उसे, तो सर ये बाउंड किया जाएगा कंपनीज को कि जब ऑर्डर मिले तो 1 महीने में आपने गाड़ी डिलीवर करने, जो कि अगर मैं बुक कराऊंगा या कोई और पाकिस्तानी बुक कराएगा 5-6 महीने तो लग जाते हैं, लेकिन ये नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी के लिए तो बड़ी सहूलत है सर, 1 महीने में गाड़ी मिल जाएगी, ये कैसे हो पाएगा सर? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है हमारी इंडस्ट्री की, ये न्यू एंट्रेंट कई नए प्लेयर आए हैं जैसे किया, हुंडई, यूनाइटेड एटसेट्रा। हमारी जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो 4,18,500 पे पहुंच गई है। पहले ये इंस्टॉल्ड कैपेसिटी थी 2,70,000 पे। तो पाकिस्तान में जो गाड़ियां बनती हैं वो अराउंड 2,20,000 बन रही है। तो ये कैपेसिटी को, एक्सेस कैपेसिटी को यूटिलाइज किया जाएगा जी। और इनके लिए जो भी कस्टमर्स हैं उनकी डिमांड को पूरा करने की कोशिश की जाएगी। दूसरा सवाल आपने पूछा था सप्लाई चेन का। सप्लाई चेन का जो प्रॉब्लम है वो एक्सटर्नल प्रॉब्लम है, जो चाइना से या कोई सी से शिपमेंट्स है वो या तो महंगी हो गई हैं या डिलेड शिपमेंट्स मिल रही हैं, जिसकी वजह से कुछ पार्ट्स की शॉर्टेज भी है, जैसे ECU चिप्स का आपने देखा है, पड़ा होगा, वो भी है। लेकिन अगर सप्लाई चेन सेट होती है तो हमारी लोकल इंडस्ट्री केपेबल है डिमांड मीट करने के लिए। अब इस पे तो बड़ा आसान है, ऑनलाइन बुकिंग है सारी कंपनीज की। हम अगर 10 से 15% की बात कर रहे हैं तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि सर्टन रेशो में ऑटो इंडस्ट्री से मिल के उनकी मुशावरत से अगर इनको फैसिलिटेट किया जाए इस स्कीम की गाड़ियों को, कि सर्टन पोर्शन ऑफ द डिमांड उसको मुख्तस कर दिया जाए, तो मेरा ख्याल है कि ये इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। और वैसे भी जो सप्लाई की सिचुएशन है, हमारी इंडस्ट्री जब पूरी 1-2 महीने में चलेगी तो ये सप्लाई की सिचुएशन बेहतर होती जा रही है। कुछ वेरिएंट्स में है जिनकी सप्लाई जो CKD की वजह से डिस्टर्ब है, उस पर भी बेहतरी का रुझान बहुत जल्द आपको नजर आएगा। ठीक, आसिम साहब ये तो आप हमारी इंडस्ट्री की बात करें, लेकिन अगर हम ओवरसीज पाकिस्तानियों की बात करें, उनके लिए कितनी अच्छी खबर है और उनके लिए कितनी फायदेमंद है? जी देखें, उनके लिए गाड़ी तो हर एक ने अपनी फैमिली के लिए खरीदनी होती है। जैसे कुछ जेन्युइन लोग बाहर से भी गाड़ियां भिजवाते थे, उस हैसल से ये बच जाएंगे। अगर उनको कोई रिलैक्स टर्म्स एंड कंडीशन पे पाकिस्तान में गाड़ी मिलती है, इजी है, एक्सेस इजी है, आफ्टर सेल सर्विस उसकी मौजूद है, उसके डीलरशिप्स मौजूद हैं, ये उनके लिए एक बहुत बड़ी खबर होगी उनकी फैमिलीज के लिए। ओके आसिम साहब, जी आप अपनी बात पहले मुकम्मल कीजिए सर। उनकी फैमिलीज के लिए ये बहुत बड़ी खबर है। और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान के लिए भी बहुत बड़ी खबर होगी, क्योंकि बाहर से पैसा पाकिस्तान में आएगा। ऑब्वियसली हमारे भाई जो बाहर हैं वो काम करके अपनी फैमिलीज को पैसा भेज रहे हैं। अगर पाकिस्तान की इकोनॉमिक एक्टिविटी में वो पैसा आएगा तो इसका इफेक्ट पूरी इकोनॉमी को होगा, उनकी फैमिलीज को भी होगा। और जो पाकिस्तान के अंदर लोग हैं, जो एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा थोड़ी बढ़ेगी,
हर एक का बिजनेस बढ़ेगा तो इंटायर पाकिस्तान कम्युनिटी को फायदा होगा। वेरी राइट सर। इससे पहले जो आपने सप्लाई चेन की बात की कि आपने कहा अगर उसे हम ठीक कर लें तो ये जो इश्यूज हैं डिले वाले ये हल हो सकते हैं। सर वो जो हल हो सकते हैं तो वो हल हो क्यों नहीं रहे? जो नई कंपनीज भी आई, वादे भी बड़े उन्होंने किए, प्लांट भी लगाएंगे, लेकिन अभी तो वो यूनिट्स बाहर से ही ला रहे हैं, वो डिले हो रहे हैं। सर इतने बुक कर लेते हैं, लोग पेमेंट कर देते हैं, लेकिन वो 6-6, 8-8 महीने बाद की डिलीवरीज की डेट आ जाती है। सर इसको क्या एड्रेस किया जा रहा है? गवर्नमेंट की तरफ से उन कंपनी से बात हो रही है कि छोड़ दी है उनके सवाबदीद है? देखिए हर कोई अपना मार्केट शेयर मिस नहीं करता। ऑब्वियसली कोई गाड़ी बनाने वाला गाड़ी बनाएगा तो उसी में से मुनाफा कमाएगा। मैंने ये आपको पहले बताया कि जो चाइना से शिपमेंट्स हैं, हमारे पास कुछ चाइनीज प्लेयर्स आए हैं, कुछ कोरियन आए हैं। सही। या तो ये मसला किसी एक कंपनी के साथ हो तो फिर गवर्नमेंट ये समझे कि कोई डेलिबरेटली इसको नहीं अंडरस्टैंडेबल है, लेकिन इन इश्यूज को एड्रेस किया जा रहा है सर ऑन अ सीरियस नोट? जी सर, इन इश्यूज को जो हम इंडस्ट्री से राब्ते में है, कुछ प्रायोरिटी पे शिपमेंट्स भी इंडस्ट्री ले रही है, लेकिन ये इशू मैंने जैसे बताया ये एक्सटर्नल टू पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान से रिलेट नहीं करता। ये इंटरनेशनल शिपिंग लाइंस और चाइना में पोर्ट्स या इंटरनेशनल पोर्ट्स का और इंटरनेशनल सप्लाई का इशू है। ये पाकिस्तान इंडस्ट्री का इशू नहीं है। उनके पास तो कैपेसिटी मौजूद है, अगर उनकी सप्लाई चेन्स बेहतर हों, उनको CKDs किट्स मिले तो उनको वो बेहतर तरीके से कस्टमर को गाड़ियां दे सकेंगे। सही है, ठीक है। आसिम साहब बेहद शुक्रिया, आप गुफ्तगू कर रहे थे और बड़ी अच्छी खबर है। वो लोग जो से बाहर रहते हैं दुनिया के किसी भी हिस्से में, अब बासानी वो इजीली गाड़ी खरीद सकते हैं और जनाब उनके घर वाले जो है घर बैठे मज़ेदार तरीके से चमचमाती गाड़ी छेती ना लग जाएगी। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक। अब आपको बताएं 5 से 20 मई तक बैरून मुल्क से पाकिस्तान आने वाली परवाजें 80%, जबकि मकामी परवाजें जो हैं वो 40% कम कर दी गई हैं। बैरून मुल्क से आने वाले तमाम मुसाफिरों के लिए 72 घंटे पहले कोरोना टेस्ट की शर्त आयद कर दी गई है, यानी 72 आवर्स पहले आपने क्या करना है, कोरोना टेस्ट अपना लाजमी कराना अगर आप बैरून मुल्क से आ रहे हैं। और अगर आप डोमेस्टिक ट्रैवल कर रहे हैं और आपने टिकट बुक करा ली तो क्या करें, चेक कर लें कि कैंसिल तो नहीं होगी फ्लाइट। हाँ, ये 40% जो है ये कम कर दी गई है। शहजाद अली की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कोरोना वायरस के मोहलिक वार बैरून मुल्क से आने वाले तमाम मुसाफिरों के लिए 72 घंटे कबल का PCR मनफी टेस्ट साथ लाना लाजमी करार। मुसाफिरों की सहूलत के लिए मौजूद कैटेगरी A और B खत्म कर दी गई। पाकिस्तान के तमाम बैनुल अक़वामी एयरपोर्ट पर तमाम मुसाफिरों का रैपिड एंटीजन टेस्ट होगा। सिविल एविएशन अथॉरिटी के डायरेक्टर एयरपोर्ट ट्रांसपोर्ट ने नया सफरी हिदायतनामा जारी कर दिया। टेस्ट की रिपोर्ट मुस्बत आने पर मुसाफिर को अपने खर्चे पर करंटीना किया जाएगा। 8 दिन बाद दोबारा टेस्ट होगा। रिपोर्ट मनफी आने पर ही घर जाने की इजाजत होगी। कैटेगरी C में शामिल 23 ममालिक के मुसाफिरों की आमद पर पाबंदी की मुद्दत में भी तोसी कर दी गई। कैटेगरी C में जनूबी अफ्रीका, ब्राजील, जिम्बाब्वे, भारत समेत 23 ममालिक शामिल हैं। इन ममालिक में मौजूद पाकिस्तानी भी पाकिस्तान नहीं आ सकेंगे। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने अंदरून और बैरून मुल्क फ्लाइट्स ऑपरेशन भी महदूद कर दिया। बैरून मुल्क से आने वाली परवाजों को 80% कम करने का फैसला। 29 गैर मुल्की एयरलाइंस की हफ्तावार परवाजों को 590 से कम करके 123 तक महदूद कर दिया गया। अंदरून मुल्क परवाजों में भी 40% कमी। नया शेड्यूल जारी कर दिया गया। नई फिजाई पाबंदियाँ 5 से 20 मई तक होंगी। पाकिस्तान की बैडमिंटन स्टार परवशा बशीर माह रमज़ान में कितने घंटे प्रैक्टिस कर रही हैं और ख़ुद को फिट कैसे रखती हैं, हुज़ैफ़ा खान की रिपोर्ट देखिए। बैक हैंड कमाल, फॉर हैंड लाजवाब, फुर्ती और महारत के खेल में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाली ये हैं परवशा बशीर, जो माह रमज़ान में भी भरपूर प्रैक्टिस कर रही हैं। सलाहियतों को निखारने के लिए परवशा बैक वक्त 2 कोचेस के साथ मैच खेलती हैं। कहती हैं रोज़े में ट्रेनिंग करना मुश्किल होता है। गला भी खुश्क हुआ होता है,
लेकिन अल्लाह ताला हिम्मत दे ही देता है जब आपकी मंजिल आपके सामने होती है, आपको पता है कि आपने ये करना है। पलवशा ने स्पॉन्सर्स ना होने का भी शिकवा किया। मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं बाहर मुल्क में पार्टिसिपेशन कर सकूं, मुझे स्पॉन्सरशिप्स मिले और मैं यही 10 से 12 टूर्नामेंट्स खेल के इंशाल्लाह टॉप 100s में आ सकूं। नेशनल बैडमिंटन कोच इफ्तिखार हुसैन ने बताया कि वो पलवशा को दिन में 2 बार ट्रेनिंग करवाते हैं। इफ्तारी के बाद फिटनेस करते हैं, जिम करते हैं, एजिलिटी करते हैं। पलवशा 7 बार नेशनल सिंगल्स के साथ साथ मुतअद्दिद बार इंटरनेशनल मुकाबलों में सिंगल्स और डबल्स टाइटल जीत चुकी हैं। तवील रोज़ा और सख्त गर्मी भी पलवशा का हौसला कम नहीं कर सकती। पलवशा कहती हैं उनका अगला हदफ इंटरनेशनल मुकाबलों में गोल्ड मेडल जीतना है। कैमरामैन सनाउल्लाह दारी के साथ हुज़ैफा खान, समा, कराची। तो समा की कैंपेन जिसमें हम बहुत सारे ऐसे मुनाफाखोरों को बेनकाब करते हैं जो ना जाने कब से मुनाफाखोरी करते आ रहे हैं, और आप भी इसमें हमारा साथ दे सकते हैं। कोई भी वीडियो या कोई भी बात आप हमें हमारे पेज पर शेयर कर सकते हैं। SOPs के तहत इंटर सिटी ट्रांसपोर्ट बंद है, लेकिन GT रोड पर ट्रांसपोर्ट माफिया माल बनाने में मगन है। रोकने पर मोटरवे पुलिस भी मुश्किलात का शिकार है, और तो और ट्रांसपोर्ट माफिया ने मीडिया को भी यरगमाल बनाने की कोशिश की है। आबिद अली की रिपोर्ट देखिए। आप कागजात पहले देंगे, ड्राइविंग लाइसेंस दें, रूट परमिट दें, गाड़ी की रजिस्ट्रेशन लेके आए। लॉकडाउन के बायस ट्रांसपोर्ट बंद है तो आप गाड़ी सड़क पर क्यों लाए? SOPs की खिलाफ वर्जी पर ट्रैफिक पुलिस ने ड्राइवर को रोका तो वो बदतमीजी पर उतर आया। पुलिस के सामने बस न चला तो माफिया आवाम की आवाज बनने वाले मीडिया को भी धमकाने लगा। समा की टीम के साथ बदतमीजी। हेलो, इस पे नहीं आ रहा। सुनो, मैं कैमरा मार के मैं भी इसका नीचे इस पे हाथ नहीं लगाएगा। हां, बता रहा हूं, ड्रामा तूने फिर। चोरी के ऊपर सीना जोरी करने वालों की मंतक भी जान लीजिए। SOPs के मुताबिक अगर कोई सवारी बैठा रहा है तो उसमें तो कोई इशू नहीं होना चाहिए ना। जो मीटिंगें हो रही हैं, इलेक्शन हो रहे हैं, ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं, कोई आदमी उस पर SOPs की हर बंदा खिलाफ वर्जी कर रहा है। कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी करने वाले मुनाफाखोर किराया भी मुंह मांगा मांगते हैं। 200 मांगता है, कोई 300 मांगता है, कोई 250 पे चला जाता है, 500-400 मांगता है। इस हिसाब से कोई पक्का रेट का कुछ नहीं। पुलिस एक्शन के बावजूद माफिया बेलगाम। इस्लामाबाद में इंटरसिटी गाड़ियों का दाखिला मना है सख्ती से। अभी मैं 2-4 गाड़ियां खुद बंद करके आया हूँ। अगर कोई भी शख्स जिसको किराए से मुतालिक शिकायत हो 130 हेल्पलाइन, तो वो गाड़ी का नंबर और लोकेशन बताए हेल्पलाइन पे, हम उसका अजाला करेंगे। इदारों के इक़दामात अपनी जगह, मगर नाजायज मुनाफाखोरी पर तब तक काबू नहीं पाया जा सकेगा जब तक शहरी खुद जिम्मेदारी का मुजाहिरा न करें। कैमरामैन अवैस काजी और जहीर अब्बास के साथ आबिद अली, समा, इस्लामाबाद। एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं। अदाकारा हिरा मानी को कराची में उनके घर की दहलीज पर लूट लिया गया। मोटरसाइकिल सवार 2 डाकू मोबाइल फ़ोन और दीगर कीमती अशिया छीन कर फरार हो गए। ऐसे वारदातें बहुत ज़्यादा रिपोर्ट होना शुरू हो गई हैं। यूँ लग रहा है कि ये क्राइम की जन्नत बनता जा रहा है। कोई भी इलाका हो वहाँ से ऐसी ख़बरें, ऐसे मनाजिर अब हमें आए दिन रिपोर्ट हो रहे हैं। हिरा मानी शी वॉज ड्राइविंग, बच्चे साथ थे। जैसे घर के बाहर गाड़ी आके रोकी, बच्चा उतरा, वो घर की बेल बजा रहा था कि इसी दौरान एक बाइक पर बंदा आता है, वो ड्राइविंग सीट पर हिरा मानी के करीब जाता है, उससे मोबाइल फ़ोन और नकदी जो भी तरीके वारदात होता है वो मांग रहा है। और उसके बाद जब बच्चा गाड़ी के करीब आता है, दूसरा मुलजिम उसके करीब आ जाता है और उस बच्चे को डराता है और फिर आगे से वो चला गया। बच्चे कितने डर गए। हिरा भी उसके बाद फौरन से ड्राइविंग सीट से फिर फर्स्ट सीट पे, वहां से फिर गाड़ी से बाहर निकली। और हम देख रहे हैं शुएब कि ये दिन के मनाजिर हैं, ये दिन के मनाजिर हैं। इसी पर बात करने के लिए हमें अदाकार मानी ने ज्वाइन किया है। मानी, बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा, ये जिस इलाके में आप मुकीम है, जरा इस इलाके से मुतालिक बताएगा कि ये एरिया कौन सा है। दूसरा ये कि अभी तक कोई रिपोर्ट आपने दर्ज कराई है, कोई FIR वगैरह कटवाई है? हाँ जी, डिफेंस का एरिया है और ये तो आए दिन की वाक़यात हैं। रमज़ान है, मुझे इतने 15 रोज़े के बाद ऐसी देर हो जाता है, सब अपनी ईदी पूरी कर रहे होते हैं, पुलिस वाले अपनी कर रहे होते हैं, ये लोग बेचारे अपनी कर रहे होते हैं। तो ऐसे भी रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई मैंने, क्योंकि मुझे तो यही समझ नहीं आ रही कि सामने वाला थाना है और क्या वाला थाना है, तो ये साइड नहीं होता था। अब मुझे पता लगा कि गिरदी थाना है। गिरदी थाना बहुत दूर है मेरे घर से, और मेरी भी बैक टू बैक शूट चल रही है, हिरा की बैक टू बैक शूट चल रही है, तो हमें टाइम निकालना पड़ेगा।
बस ये कि रात भर शूट थी, अभी हम सुबह सोए थे आगे, फिर अभी हम उठे हैं रोजे के लिए, तो ये बड़ा उल्टा सीधा टाइम हो रहा है अभी। और वैसे मानी ये बात आपने बड़ी अच्छी कही कि ये एक आम शहरी के साथ भी ऐसे ही होता है, जब कोई लुट जाता है सर, ये रोजाना नहीं लुटने के बाद भी ये तयन नहीं हो पाता कि वो किसकी जुरिस्डिक्शन थी, किस थाने में जाना है। आप एक थाने में जाएंगे, वो कहेंगे नहीं भैया दूसरे थाने में जाओ, तो ये भी एक बड़ा मामला होता है मानी। लेकिन मुझे वैसे भी जो गली लगती है वो डिस्प्यूटेड गली है, उधर वाला थाना है, इधर वाला थाना है। यस, ये सिर्फ आपकी गली नहीं है मानी, आप जिसके साथ वारदात होगी जब वो पुलिस स्टेशन जाएगा तो ये जुमला जरूर सुनेगा कि ये जुरिस्डिक्शन में हमारी है या आपके मानी। लेकिन मुझे बताएं बच्चों से मुतालिक स्पेशली, क्योंकि ज़ाहिर है बच्चे छोटे हैं, वो डर गए, ऐसा हुआ, अब ठीक है? एक डर गया है बड़े वाला, उसको समझ आती, छोटे को समझ नहीं आई, जो खड़ा था ना, जो साथ आया था गाड़ी के, वो उसको इतना नहीं समझ आएगी, लेकिन बड़े वाले को समझ आ गई थी क्या हो रही है। तो बस ये हुआ है। अच्छा मानी, मुझे ये भी बताएं कि ज़रा अगर कुछ अंदाज़ा लग सके कि नकदी रकम कितनी थी, या जो डाकू लेके गए क्या क्या था, जेवरात थे, मोबाइल फोन्स थे? हाँ ऐसी चीज़ें थी, मैं डिटेल में नहीं जा रहा, पैसे ठीक ठाक थे, लेकिन अच्छा हो गया वो सौदा जो था वो 2-1 लाख रुपए का पड़ गया। हेरा निकली थी करीब, बेसिकली कुछ चीजें ड्रॉप करने के लिए, फिर वो आगे जाती है इफ्तारी पे। तो वो बिल्कुल जो है इसमें हो गया शायद, लेकिन सही है जान, बस अल्लाह ने आप हिफाजत, हाँ अल्लाह ने हिफाजत की है। ये एक बड़ा स्टूपिड सा बात है कि जान बच गई, मतलब ये तो बड़ी नॉर्मल सी बात है कि जो भी हुकूमत है, जो भी वो है, उसका फर्ज बनता है कि आम जो भी हमारा हुआ तो उसकी नाबाद पड़ गई या आगे गया टीवी पे, लेकिन ऐसे बता रहा हूँ इसी रोड पे 4 लोगों का और भी हुआ होगा। अच्छा, वो बेचारे अकेले थोड़ी निकले होंगे, हमें वो तो और बिल्कुल, वो एक जब जाते हैं रास्ते में लूटते ही चले जाते हैं। वाकई ये इदारों की जिम्मेदारी है, ये नॉर्मल और ये नॉर्मल होना नहीं चाहिए, इदारों को एक्टिव होना चाहिए। फुटेजेस भी सामने आती हैं और उसके बाद भी कार्रवाई नहीं होती, लेकिन उससे पहले बड़ा एक्टिव होना चाहिए इदारों को। हम ये भी देखते हैं कि स्केट्स मिल जाते हैं, हम देखते हैं कि साइकिल मिल जाती है, बाइक्स मिल जाते हैं कि आप लोग रैकी करें, लेकिन उसके बावजूद भी ये वारदातें कम नहीं हो रही। मानी थैंक यू वेरी मच। साथ ज़िंदगी कितनी मुश्किल हो जाएगी, कितनी कठिन हो जाएगी, ज़ाहिर है ये सोचा नहीं होगा, ऐसा कोई ख्याल भी नहीं आया होगा, इसका कोई शायबा भी नहीं हुआ होगा। इस रमज़ान कमाएंगे, इस रमज़ान कुछ बचा लेंगे, इस रमज़ान जो थोड़ा बहुत बचाएंगे उससे पूरा साल चला पाएंगे, पूरे घर वालों का सिस्टम चलता रहेगा, यही सोच होगी तालिब की। लेकिन जो हादसा हो गया उसने सब कुछ बदल दिया। तालिब हुसैन साहब, उनकी बहन शाहीन आज साथ मौजूद हैं, एंड वी हैव विद अस सारिम बनी साहब। आप सबको वेलकम करते हैं। तालिब भाई, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहता हूँ। रमज़ान से पहले ये हो गया, रजब के महीने में ये हादसा आपके साथ पेश आया, थोड़ा सा मुझे बताएंगे शॉप किस जगह थी, रोज़गार जो आप कमा रहे थे महीने भर में कितना कमा लेते थे, क्या सोच रहे थे कि इस रमज़ान बड़ा अच्छा सीज़न हो जाएगा, बड़ा अच्छा काम कर लेंगे, थोड़े बहुत पैसे बचा लेंगे, घर वालों का सहारा बनने की जो एक बेटे की, एक भाई की कोशिश होती है, ज़रा उसका फ़र्ज़ होता है वो निभाने की, जो आपकी एक लगन थी, जो जुस्तजू थी, उसके लिए आप सब कुछ कर रहे थे, थोड़ा सा मुझे बताएंगे। तो बस शरीफाबाद में दुकान किराए की, ये रजब में जो है वो बुखार वगैरह चला था, एक दिन बदन टूट रहा था। सही, आप बोलते रहिए। बदन टूट रहा था, मैंने सोचा कि चलो दवाई ले लेता हूँ, गए कि बजाय 1 हफ्ते के 1-2 दिन में सही हो जाएगा। तो फिर एक जानने वाले हैं जो मुझे ले गए वहाँ, ज़बरदस्ती लेके गए। तो मैंने उनको बोला था कि कोई अच्छा डॉक्टर हो, मतलब जो जल्द से जल्द जो है वो हो जाए। आपने तो ये सोचा कि थोड़ी बहुत तकलीफ है जल्दी से ख़त्म हो जाए, ताकि दोबारा से अपना काम 3 फरवरी को ये मदनी काफ़िले में गए हैं दावत इस्लामी के, 3 फरवरी को जाकर ये 6 को आ गए हैं। अच्छा। और 17 दिन के बाद इनके इंजेक्शन लगाए। मदनी काफ़िले में गए, तहज्जुद गुजारे, 5 वक्त के नमाजी परहेजगार हैं माशाल्लाह। पता नहीं क्या अचानक हुआ है, ये काफ़िले में से आए हैं और एकदम अचानक 17 दिन के बाद बुखार 2 मरतबा हल्का सा बुखार हुआ है, 2 मरतबा तो पैनाडोल ली है, और पैनाडोल के बाद फिर ये तीसरी मरतबा जो हुआ इंजेक्शन, तो इंजेक्शन कोरोना तो नहीं हुआ था? नहीं अल्लाह कोरोना नहीं, नहीं। अच्छा, ये जो इंजेक्शन लगा, ये जिस डॉक्टर ने लगाया, जिस क्लिनिक में लगा, वो करीब इलाके में ही वाक़ है और वहाँ पर आना जाना लगा रहता है, यानी वहाँ पर इससे पहले भी आप लोग या आपकी फैमिली में से कोई गया नहीं? पहली दफ़ा गए आप लोग? पहली दफ़ा ये गए, फर्स्ट टाइम। हम तो जाते भी नहीं हैं वहाँ, जानते भी नहीं हैं, जैसे बस होने वाली बात थी, बस हो गई। दुकान की लाइन में ही है इनका क्लिनिक।
अच्छा, उसी दुकान की लाइन? जी, इनकी दुकान की लाइन में ही शरीफाबाद में। उसके लिए वो छोटी सी गलती है, उसके लिए गफलत है, लेकिन किसी की पूरी ज़िंदगी मुतासर हो गई है, किसी का पूरा ख़ानदान मुतासर हो गया है। यहाँ आने का मकसद यही है हमारा कि हमें इंसाफ मिले। आपने कोई कार्रवाई की, कोई कंप्लेन की उसके खिलाफ या कुछ भी ऐसा? उस वक्त तो हम बहुत परेशान थे, जिस वक्त ये हॉस्पिटल में एडमिट थे, बहुत ज़्यादा परेशान थे कि हम कुछ भी नहीं, आ ही नहीं रहा था जहन में कि अब करें तो क्या करें। उस वक्त तो हम लोग बस पढ़ाइयाँ कर रहे थे और बस दुआएं मांग रहे थे अल्लाह ताला से। तो जान पर आ गई, इनकी तो जान पे आ गई थी अचानक। तो घर वालों ने इजाज़त लेके हाथ कटवाया, वरना तो बिल्कुल वो हो गया। तो ज़ाहिर आपकी जान बचाने की कोशिश की उन्होंने कि वो फिर फैल ना जाए, इसलिए ये एक मुश्किल स्टेप लेने आए ना, तो मतलब जब बड़ी मुश्किल से तो मेरे को होश आया, वेंटिलेटर पे 72 घंटे के बाद तो होश आया, जब दुआएं हुई हैं। ये बता रहे हैं भाई, वरना मस्जिदों में दुआएं करवाई। ये तो वैसे भी ये अस्करी पार्क में मदनी जी वहाँ के वो हैं चाहने वाले, जाने वाले काफिले में। तालिब भाई, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ, ज़ाहिर है आप लोग इंसाफ की बात तो कर रहे हैं, लेकिन ज़ाहिर है मैं फिर भी रोज़गार के उस पॉइंट पर आऊँगा। ऐसा हो कि हुकूमत इस डॉक्टर को करे ना, ज़रा लगाम तो दो, ताकि ये आज हमारे भाई के साथ हुआ है, कल किसी और के साथ ना हो। नहीं, इस पर तो हम ज़रूर क्योंकि करेंगे। ये वाक़ई कर चुका है, उनके नाम है हमारे पास। अच्छा, उनके नाम हैं, लेकिन हम बताना चाहें इसलिए कि बहुत ज़्यादा वाक़ई हो चुके हैं इस डॉक्टर के हाथ से। नहीं, ये जो आप मामला उठा रहे हैं, इस पर हम ज़रूर आगे चलकर डिटेल से बात भी करेंगे, और ज़ाहिर है जो एक गफलत का मुर्तकब है उसको सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन मैं ज़रूर ये बात कहूँगा क्योंकि सारिम भाई भी यहाँ मौजूद हैं, हम सब इस वक्त यहाँ मौजूद हैं, इसलिए कि हमने अपना भाई समझ के ज़ाहिरा तालिब से बात कर रहे हैं, और ये समझ के, और सिर्फ मेरे नहीं, महक के नहीं, हम जो देखने वाले हैं उनके लिए भी ये बात है कि इनको भाई समझ के हम ये कहानी भी सुन रहे हैं, भाई समझ के हम कोशिश करेंगे कि हम सारे मिल के भाई होने का फ़र्ज़ अदा कर सकें, बेटे बन के। जिस तरह माँ के आंसू थे, हमने इस रिपोर्ट में देखा, वो आंसू पहुँचने की छोटी सी कोशिश कर सकें, पहुँच नहीं सकते, वो दुख कम नहीं हो सकता, वो तकलीफ़ कम नहीं हो सकती, वो बाजू वापस नहीं आ सकता, लेकिन हम बाजू बन सकते हैं, हम कोशिश कर सकते हैं कि जिस तरह सिस्टम चल रहा था घर का, जिस तरह सिस्टम चल रहा था माँ और बहनों का, उनको वो मुश्किलात ना फेस करनी पड़ें जो कि इनके इस हादसे के इस सानहे की वजह से हम देख रहे हैं। तालिब घर इन्हीं पे चल रहा था, इन पे चल रहा था, और मैं तालिब भाई, छोटे भाई भी इन्हीं के साथ कर रहे थे। बिल्कुल, हमने जब अपने नाज़रीन को रिपोर्ट दिखाई, आपकी वालदा भी रिपोर्ट में हमने दिखाया कि गुफ्तगू कर रही हैं। वो गुफ्तगू क्या कर रही है? महक, वो तो रो रही हैं। शुगर पेशेंट हैं, ब्लड प्रेशर हाई पेशेंट हैं। तो तालिब भाई ज़रा मुझे बताएं कि घर में कितने लोग हैं, क्योंकि आप तो वाहिद सहारा थे घर का, आप ही थे जो कमाते थे, वो आपने माँ के हाथ में ला के रखना। कितने लोग हैं घर में? 3 भाई हैं मुझे मिला के, 1 बहन, 3 बहनें। 3 बहन, जिसमें एक तलाक याफ्ता है और एक बेवा। वो हमारे 3 बहनें अपने घर में छोटी। बाकी जो 2 मेरे भाई हैं, एक तो ये मेरे साथ हाथ बटाता था, इतना इसका काम नहीं है ना, खाली सिलाई करता था। बाकी जो मुझसे बड़ा वाला भाई है, वो सब्ज़ी का ठेला लगाता है, वो सब मेरे साथ ही हैं। अभी 2.5 महीने से कोई काम धंधा नहीं कर रहा। ज़ाहिर है वो आपके साथ हैं। ये मास्टर है माशाल्लाह, फुल कर, ये सबने सारा दारो मदार मेरे पे ही था। वो स्किल्ड आप थे, और वो ज़ाहिर है आप स्किल जिस बाजू में थी, वो बाजू किसी की गफलत से छिन गया। अभी आमिर लियाकत की और ये फहद मुस्तफ़ा की शर्टें वगैरह भी आई थी ना इनके पास। अच्छा, वो भी सी थी जी। कितनी कारीगरी और कितना ज़बरदस्त काम। और जब वही बात है कि जिन हाथों से आप काम कर रहे हैं और वो हाथ आपके साथ ना रहे, तो फिर जाहिर सी बात है, इंसान जैसा कि वो कह रहे हैं कि मैं बिल्कुल उस कैफियत में था कि मुझे समझ नहीं आ रही थी कि क्या हो रहा है। तो ऐसा ही फिर होता है। हम चाहते हैं कि वो तमाम मुखय्यर हज़रात जो हमें देख रहे हैं वो आगे बढ़ें और इस भाई का बाजू बने, साथ तो दें, साथ ही साथ बाजू बने कि इन्हें ज़िंदगी में कभी महसूस ही ना हो कि इनका बाजू इनसे अलग हो गया। हम इस दुख को कम नहीं कर सकते। इनकी माँ के जो आंसू है, हम जितनी मदद कर सकते हैं कि माँ के आंसू को पहुँच सके, माँ के आंसू को थमा सकें। शुभ हम चाहते हैं कि जितने लोग हैं, जितने लोग हमें देख रहे हैं इस वक्त, हम नंबर भी फ्लैश कर रहे हैं, मदद करें इनकी, आगे बढ़े, इनका बाजू बने। सारिम भाई भी हमारे साथ मौजूद है। सारिम भाई, बस हमें इंसाफ मिले। बहन एक ही बात कह रही है, वो इंसाफ कह रही हैं, क्योंकि ये सफ़ेद पोश लोग हैं ना, वो कभी नहीं कहेंगे। मैं जान गया हूँ, मैं उनकी गुफ्तगू से, उनकी आंखों से जो आंसू रवा है, मैं समझ गया, वो कभी नहीं कहेंगे उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है। अल्लाह करे ऐसे ही हो, ज़रूरत भी ना हो। लेकिन शेख भाई, मैं ये ज़रूर कहूँगा, यही वो लोग हैं जिनको ज़रूरत ढूंढते हैं। ये वो हैं जिन्हें हम ढूंढते हैं, और इन्हीं की मदद करनी चाहिए। खुद बता रहे हैं कि कोई कमाने वाला नहीं है, एक भाई था जिस पे घर चलता सब कुछ, लेकिन उनकी ज़बान नहीं बोल पाएगी कि हमें क्या ज़रूरत है, हमें क्यों ज़रूरत है। ठीक है, मगर
बात ये है कि बाजू बने, हमें बनना चाहिए बिल्कुल, लेकिन हाँ ये अगर मैं इनको यही समझाया, मैं बोला देखें अगर आपको ये प्रॉब्लम हो रही है कि जो लोग आज हमारी मदद करेंगे, अव्वल तो इदारा है, इदारे के साथ करेंगे ना, इदारा आपको मदद करेगा। दोम आपको अगर प्रॉब्लम है तो यहाँ इंसाफ इतना जल्दी नहीं मिलता, हम आपको इंसाफ ज़रूर दिलाएंगे, इंसाफ ज़रूर मिलेगा, लेकिन टाइम लगेगा। अभी भी हमने एक बच्चे को दिलवाए, कोई 20-25 लाख रुपए उसके करवाएं। इस तरीके से अल्लाह करेगा इनको भी मिलेगा और अच्छा अमाउंट मिलेगा इनको, लेकिन टाइम लगेगा। मैं बोला जब मिल जाए तो आप समझिएगा जो कुछ हमारे ऊपर लगा है वो हम किसी की मदद कर दें अपने हाथ से। लेकिन जो मिले डॉक्टर से ही मिले इंशाल्लाह, उसी से मिलेगा इंशाल्लाह। अल्लाह दे रहा है और अल्लाह देगा और अल्लाह देता है, वही देगा बिल्कुल। सिर्फ डॉक्टर से चाहिए, क्योंकि डॉक्टर से गलती हुई है ना, इतनी बड़ी मिस्टेक जो की है डॉक्टर ने की, तो उसका मुआवजा भी तो देना चाहिए ना, उसका खमियाजा। और ये एक वाकया नहीं है उसका, वो बता रहे हैं कि बहुत वाकयात हैं उसके। तो हमारा निज़ाम भी तो देखें कैसा है कि कई वाकयात हो चुके हैं और अब भी क्या किया सरकार किधर है इस पूरे वाकये के अंदर। सारे भाई जो मैं अंडरस्टैंड कर पाऊँ, चूँकि ज़ाहिर है उन्होंने कई बार सिर्फ एक ही बात की है कि इंसाफ चाहिए, अगर मुआवजा भी चाहिए तो उस डॉक्टर से चाहिए, लेकिन मैं इसको इस तरह समझने की कोशिश करता हूँ, क्या ये हो सकता है इदारे के ज़रिए या लोगों के ज़रिए हम कोई ऐसा सिस्टम बना लें, कोई ऐसा रोज़गार का निज़ाम बना लें जिसमें मेहनत भी इनकी हो, इनकी फैमिली की मेहनत हो, ये कर रहे हो और इनको फिर ऐसे ही वह हमारे थ्रू जो चीज़ें, ताकि वो उनको ये महसूस ना हो कि किसी ने मदद की है, वो जो लोगों का एक मेहनत का मुआवजा रुझान है कि हम खुद इनके हाथ में दे दें, ये कर दें, वो उस टाइप के लोग नहीं है, वो बिल्कुल सफेद लोग हैं। हम क्या कर सकते हैं, क्या सिस्टम बना सकते हैं कि जिसमें इज्जत नफ्स मजरू ना हो, जिसमें मेहनत उनकी हो, मुआवजा भी उनको मिले, उस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक जनाब। ब्रेक पर जाने से पहले हम जैसे कि बात भी कर रहे थे, तालिब भाई, उनकी बहन शाहीन हमारे साथ मौजूद हैं और एक डॉक्टर की ज़रा सी गलती, उसकी तो ज़रा सी गलती थी, लेकिन कोई एक इंसान जो मुतासिर हुआ वो ज़िंदगी भर इसका खुमियाजा भुगतता रहेगा। तालिब भाई, यकीनन ये सवाल ही करना बड़ा मुश्किल है कि जब आप उस ज़िंदगी को देखते थे, जब आप माशाल्लाह सही सलामत थे, बहुत फुर्ती से काम करते थे, हम अपने नाज़रीन को भी दिखा रहे हैं, और अब जब आप सो के उठते हैं, जब कोई भी काम कर रहे होते हैं, कुछ ऐसा महसूस या कोई भी एक ऐसी सोच, या बल्कि सिर्फ महक अगर हम ये कह लें, जब सो के ही उठते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है जब सो के इंसान उठता है तो एकदम दोबारा से वो सब कुछ याद आ जाता है कि क्या हुआ था मेरे साथ। तालिब, ऐसा होता है? जब आँख खुलती है तो बिल्कुल मायूसी सी हो जाती है, क्योंकि फ़ौरन काम पे जाने की एक आदत थी कि फटाफट नाश्ता किया, कभी कभी तो नाश्ता भी नहीं करता था क्योंकि लेट हो जाता था, तो फजर पढ़ के कर लिया करते थे नाश्ता और निकल जाते, दुकान पे भागना होता था। लेकिन अब जब सुबह उठते हैं तो ज़ाहिर है अब रूटीन डिफरेंट है, अब रूटीन बहुत डिफरेंट हो गई है। सारिम भाई, हम ब्रेक में भी डिस्कस कर रहे थे कि क्या हो सकता है इनके लिए, क्या ऐसा प्लान हो सकता है इनके लिए कि जिसमें इज़्ज़त नफ्स मजरू ना हो, जिसमें ये ना लगे उन्हें कि किसी ने मुझे इमदाद दी है, उन्हें ये महसूस हो अच्छा चलो ही इज़ सपोर्टिंग मी, फैसिलिटेटिंग मी, और अब मैं एक नया रोज़गार कर सकूँ, बिकॉज ज़रा स्किल है उनके पास। तो क्या ये नहीं हो सकता कि इनके स्किल यूटिलाइज इस तरह से ब्रेन यूटिलाइज हो, ये गाइड करें, ये ट्रेन करें, ये समझाएं, बताएं और लोग काम कर सकते हो? देखिए बहुत आसान काम तो है, लेकिन वो बड़ा महंगा है कि इनको गाड़ी दिलाई जाए, ऑटो गाड़ी जो मकसद बगैर हाथ वाले चला सकते हैं, और इनको किसी कंपनी में लगा दिया जाए कि प्राइवेट अपनी गाड़ी चलाएं 4-6 घंटे 7 घंटे और अपना रोज़गार चलाएं। लेकिन वो डेफिनेटली बहुत बजट ऊपर चला जाता है, हमारे मुल्क में तो बहुत महंगी गाड़ियाँ हैं। अब इनका काम जो कर रहे हैं उसी काम को एक्सटेंड किया जा सकता है। इस पर आने से पहले बेशक आपने तो कहा कि ये बहुत महंगा काम है, ज़रा आप ऐसे बहुत से केसेस देखते हैं, लेकिन मैं नहीं मानता कि ये महंगा है। बहुत से लोग इस वक्त हमें देख रहे होंगे, और अगर वो जिस तरह मैंने कॉन्ट्राडिक्ट किया सारिम भाई की इस बात से, अगर आप भी कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं ना, अगर आप कहते हैं कि नहीं हम आगे बढ़ सकते हैं, 1 शख्स 2 शख्स 3 शख्स 4 शख्स हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो समझते हैं कि नहीं हमें
आगे बढ़ना है। इवन एक भी कर सकता है, वही बाजू बन सकता है। वही एक कॉल करे, हमें नंबर भी हम फ्लैश करें, वो कॉल करे और वो कह दे कि वो बाजू बनना चाहता है, वो कह दे कि वो बेटा बनना चाहता है, वो कह दे वो भाई बनना चाहता है, वो कह दे कि वो कोशिश करना चाहता है कि इनकी ज़िंदगी इस तरह से आगे चलेगी। तो सारिम भाई ने कहा ना गाड़ी मिल जाए ऑटोमेटिक और उसके बाद हो, तो ये तो मैंने तो एक अपील किया सारिम भाई कि अल्लाह करे कि हमारी ये अपील बेशक इधर बैठ के बहुत कुछ ये देखा है। और दूसरा ये कि देखें, जब अब इनका जो आईडी बनेगा माजूरों वाला बनेगा, तो उसके ऊपर गवर्नमेंट ने भी एक पॉलिसी बनाई है, ड्यूटी फ्री गाड़ी जो बिल्कुल बिल्कुल की जा सकती है। तो इससे अच्छा तो इनके लिए कोई काम नहीं है। लेकिन जब तक वो नहीं होता, अल्लाह करे कि हो जाए, पहला वही हो जाए, अल्लाह करे ऐसा हो जाए, लेकिन नहीं होता तो हम ये ज़रूर कर सकते हैं कि अच्छी मशीनें इनको इनकी शॉप में डलवा दें, इनकी शॉप को बेहतर कर दें, इनके घर को घर देखा आपने के साल में ये सफ़ेद पोश लोग इन्हें कोई दे भी रहा हो ना नहीं लेंगे, हट जाएगी, वो लोग लेकिन इसीलिए मैंने इनको समझाया कि हम बैठे, हम मांगेंगे, हम लेंगे, हम आपके साथ खड़े होंगे, हम आपको और जब आपको डॉक्टर के थ्रू पैसा मिले आप उसमें किसी की हेल्प कर देना। ऐसे बहुत आपके अपने इर्द गिर्द लोग घूम रहे होंगे, तो हम इसको अपग्रेड कर सकते हैं। ये वहाँ उस्ताद बन के काम, देखें उस्ताद तो उस्ताद होता है, काम उस्ताद नहीं करता, फिर उस्ताद का काम चलता है, फिर उसका नाम ऑर्डर देता है, फिर वो तो इसके नीचे जो लोग काम कर रहे होंगे, अच्छी मशीनें होंगी, अच्छा सिस्टम होगा, ज़्यादा से ज़्यादा कारोबार आएगा। और मैं ये समझता हूँ अगर हमने ऐसा जैसे हम बात कर रहे हैं हुआ इसके साथ, तो ये भूल जाएगा उस वक्त को जो गुजार चुका है, उससे अच्छा अब इसका कारोबार चलेगा इंशाअल्लाह। ये तो मेरा भी यकीन और ईमान है, क्योंकि अल्लाह ताला ना कोई तकलीफ देता ही इसलिए कि उसने बहुत बड़ी कोई राहत देनी होती है। तो इसको तभी समझ में आएगा कि वाकई ये तकलीफ ना पहुंचती तो ये राहत भी ना मिलती मुझे। तो अगर लोग इस तरीके से सपोर्ट करें, या किसी को कोई और आइडियाज़ है या कुछ किसी तरह, देखें इसके तो मैं खिलाफ हूँ कि आप कोई कहे जी सारी जिंदगी की मेरी जिम्मेदारी, नहीं यार, कोई नहीं उठाता। हाँ, नहीं उठाए भी कोई तो भी नहीं चाहिए। इतनी जिम्मेदारी ले कि इनको 1 साल 1.5 साल हम सपोर्ट करेंगे, घर को बेहतर कर देंगे, दुकान को बेहतर कर देंगे, इनको गाड़ी दिला देंगे, इस चीज़ में हमारा साथ दें ताकि हम इनको स्टेप बाय स्टेप जो है ना बेहतरी की तरफ लेकर के आएँ। वो बेहतर है। जो बहन रह गई थी शादी से, जिसके लिए परेशान था कि मैं सोच रहा था अब सीज़न लगेगा तो बहन की शादी कर दूंगा, उस बहन की शादी के लिए इसकी परेशानी ख़त्म कर दें ताकि इसका दर्द जो हो रहा है वो भी कम होना शुरू हो जाए। परेशानी ख़त्म करना भी इतना मुश्किल तो नहीं, बड़ा आसान है। हमारी आवाम, हमारी जो कौम है, हम देखते हैं कि हर ऐसे कार्य खैर में बढ़ चढ़ के इंजेक्शन लगने से 6 दिन या 1 हफ्ते पहले आसिफ से बोला, भाई से बोला है कि वो अब तैयार हो जाओ, सीज़न आ रहा है, अच्छा सीज़न हो जाएगा तो ज़रा घर पर रिपेयर करवा लेंगे और फिर बहन के लिए तैयारी करेंगे। देखो अब ये जो 2 छोटी छोटी सी ख्वाहिशात थी ना कि बहन की शादी के लिए जहेज़ और बहन की शादी की सारी तैयारी और उसके साथ घर को थोड़ा बहुत ठीक कर लेना, तो जितने लोग हमें इस वक्त सुन रहे हैं जो ये कहते हैं कि वाकई ये जो कहानी है ना उसने हमें रुला दिया, अभी भी हिम्मत है, लेकिन वो जो लोग हमें सुन रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ आगे बढ़िए, डू कॉल अस। सारिम भाई के इस वक्त हम नंबर्स भी फ्लैश करें, डिटेल्स भी आपके सामने स्क्रीन पर आ रही हैं, कैसे आप मदद कर सकते हैं, कैसे आप सारिम भाई को सपोर्ट कर सकते हैं, बिकॉज वो वसीला बनेंगे, वो इनको फिर इस तरफ सपोर्ट करेंगे, जो ख्वाहिशात तालिब की हैं वो ख्वाहिशात पूरी करने में मदद करेंगे। शुएब, अगर हम देखें तो जो हमें देख रहे हैं कैमरे के उस पार, उनके लिए बड़ा आसान है, एक फ़ोन उठाना है, उन्होंने साथ देना है, इनका बाजू बनना है, इनको भाइयों की तरह ट्रीट करना है। जो इनकी माँ को हमने जिस तरह से दिखाया कि माँ, जाहिर सी बात है, माँ के लिए तो बहुत बड़ी तकलीफ है, औलाद को कुछ भी हो जाए माँ तो तड़प जाती है, तो इनकी माँ का बेटा बनना है, इनका सहारा बनना है। तो जितने भी लोग हमें जहाँ जहाँ बैठ के देख रहे हैं, सुन रहे हैं, हम नंबर भी स्क्रीन पे फ्लैश कर रहे हैं, आपके लिए मुश्किल नहीं है इस नेकी में हिस्सा लेना, आपने सिर्फ फ़ोन उठाना है और आपने इस नेकी में हिस्सा लेना है। हो सकता है अल्लाह ताला आपको दुनिया में मौका दे रहा है कि आप दुनिया में अपनी जन्नत कमाएं, जन्नत बनाएं। और कभी कभी ऐसा होता है ना कि अल्लाह ताला हमें ज़िंदगी में मौके बहुत कम देता है, तो शायद ये उन्हीं में से एक मौका है कि आप मेरे भाई का सहारा बने, इनका बाजू बने। और हम जैसे जिक्र करें कि मुख्तलिफ तरीके हो सकते हैं, मुख्तलिफ सिस्टम हो सकते हैं, और अगर मैं ये कहना चाहूँगी अगर कोई देख रहा है, कोई ये क्या बता सकता है, इनका बाजू अगर लग भी सकता है और वो इसमें हमारी मदद कर सकता है, उनके पास ऐसा कुछ है या ऐसी कोई टेक्नोलॉजी जो कि इस टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं, पाकिस्तान में तो वो भी जो है राब्ता कर सकता है, वो अपने तरीके से मदद कर सकता है, क्योंकि वो जो मदद करेंगे वो सबसे ज्यादा बेहतर है कि जब वो हाथ भी उनका आ जाएगा। और वो हाथ एक कंपनी है वो लेके आई है, लेकिन वो कई लाख रुपए का काम है, वो बहुत महंगा काम है वो, लेकिन ये कि हाँ करवाने वाले आएंगे, कंपनी वाले जो करेंगे। अगर सारिम भाई क्यों नहीं हो सकता के पास जाए ना ये सारा, तो डॉक्टर ने कहा था पहले
अब देखो वो मुकर रहा है, वो तो कह रहा है मेरी FIR भी अगर कट जाती तो मैं खुद ही जाके 50,000 रुपए उससे खत्म कर देता। ऐसी बातें यानी डॉक्टर साहब उन्होंने कहकर वो मुकर रहे हैं, तो इन तक जानी चाहिए। वो एक चीज ठंडी करनी थी ना जी, उसने उस वक्त गर्म मामला था, ठंडा कर दिया। अब ठंडा करके वो अपनी सारी बातें की पूरी नहीं कर रहा, लेकिन हो सकता है करेंगे बिल्कुल, आप फॉलो करें, हम इसको लेकर के चलेंगे, इसके केस के लिए, इसकी जिंदगी के लिए इसकी आसानी बनाएंगे। अब देखिए ना, ये बेवा बहन है, ये ठीक है, दूसरी बहन की शादी करने बैठा हुआ है, कमाने वाले का ये हाल हो गया। हाथ होते हैं तो कमाता है इंसान, हाथ नहीं होंगे तो कहाँ से कमाएगा? तो ये तकलीफ तो हाथ में था, ये तकलीफ तो दूर करनी पड़ेगी। तकलीफ नहीं दूर होगी तो अफसोस से तो मेरा ख्याल है कुछ भी नहीं मिलेगा। इसका दर्द भी ख़त्म हो जाएगा अगर इसकी तकलीफ़ दूर हो जाए। ये 2, 3, 4 चीज़ों पे अगर हम वर्किंग करें, बाहर से कोई इसको गाड़ी भेज दे, हम यहाँ इसको क्लियर करवाएंगे, इसके सारा सिस्टम जो परमिशनें ले लेंगे। कोई एज अ डोनेशन देना चाहता है किसी मद में, किसी भी तरह, कोई इसको सिलाई मशीनें दिलाना चाहता है, बड़ी बड़ी हाई स्पीड मशीनें होती हैं वो दिला दे, कोई ओवरलॉक की मशीन दिला दे, इस तरीके ऐसे करके बहुत सारी चीज़ों इनका सेटअप अगर इस तरह से लगवाना चाहता है कि ये खुद मॉनिटर करे और ऐसा सिस्टम हम इनको बना दें कि एक इसकी जिंदगी नहीं, इसकी बहनों की, घरों की, सबकी जिंदगी ये और लोगों के लिए रोजगार का सबब बन जाए। एग्जैक्टली, सिखाए लोगों को। छोटे बच्चे जो घरों में या माएँ उनकी परेशान है कि बाहर निकलते हैं, किसी गलत हाथ ना चढ़ जाए, उनको लेकर के सिखाएं, एक ट्रेनिंग सेंटर बना लें उसके साथ। बहुत कुछ किया जा सकता है, लेकिन यकीनन जब लोग साथ दें। अगर लोग साथ ना दें तो फिर सोच में रहती हैं चीज़ें, जैसे हमारे बहुत सारे कानून किताबों के अंदर बंद हो गए, वो खुलेंगे, अमल होगा तो फिर कोई काम होगा। और सोचें कि आप अगर तालिब भाई का साथ देंगे, उनका सहारा बनेंगे और ये उठ के खड़े हो गए, ये जो सेटअप हम जिसकी बार बार बात करें, ये अगर वो चलाने लग गए, उसको मॉनिटर करने लग गए, तो इनकी वजह से ना जाने कितने बच्चे जो कि बेरोजगार फिर रहे हैं, जिनके पास रोजगार नहीं है, आप उनकी भी मदद करें, उनका भी आप जरिया बन रहे हैं। एग्जैक्टली, एक आदमी से कई घर चलने लगेंगे। जब उनके पास सीखने भी आएंगे, सीख करके रोजगार पे जाएंगे तो अपने घरों को भी चलाएंगे। लेकिन यह है कि इसको करना है, अल्फाजों में नहीं, अमल में करना है इसको, बस हमें अभी इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि अमल ज़रूरी है। उस अमल से ही फ़र्क आएगा, उस अमल से फ़र्क तालिब भाई की ज़िंदगी में आएगा और उस अमल से फ़र्क इनके पूरे ख़ानदान की ज़िंदगी में आएगा। 2-2.5 महीने जिस तकलीफ़ में इन्होंने गुजारे हैं, हमें उस तकलीफ़ को कम करने की कोशिश करनी है, अपना फ़र्ज़ समझ के और जिम्मेदारी समझ के। शुएब भाई, कल का वाक़या बताऊँ? जी, मैं ख़ुद रो पड़ा। 3 बच्चे जले हुए बुरी तरीके से आए मेरे पास, उसकी दादी जली हुई आई। सिर्फ दादी कह रही है मेरा अपना घर है, मैं तो बेटे के पास मिलने गई थी, 10 मिनट कह रही है मुझे हुए, हम बैठे हैं, खाना खा रहे थे सारे बैठ के, और वो पेट्रोल रखा था, उससे कुछ सिलेंडर जल रहा था, उससे आग पकड़ी, बाद में सिलेंडर भी फटा, माँ बाप ख़त्म हो गए बच्चों के, वो बेचारे 2 मिनट में यतीम हो गए, लवारिस। एक छोटी बच्ची कोई उनके मामू थे, कौन उनके औलाद थी, उनको दे दी। 3 बच्चे दादी लिए घूम रही कि इनका इलाज करा दो। मकसद ये बताने का यह है कि अगर हम लोग इन चीज़ों में दर्द नहीं रखेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे, तो हमें अपने बारे में भी नहीं पता कि चंद लम्हे बाद हमारी ज़िंदगी क्या हो जाए। तो हमें ये भी सोचना है कि वो जो चंद लम्हे बाद है ना, उन्हें महफूज करने के लिए इन लोगों के सरों पे हाथ रखना है, इनका सपोर्टर बनना है। चंद लम्हे तो सारिम भाई बहुत ज़्यादा है, हमें अगले पल का नहीं पता कि अगले पल जो है, खुदा ना खास्ता किसी के साथ कोई हादसा पेश आ जाए, कुछ हो जाए, हमें नहीं पता कि ज़िंदगी कब बाजी पलट दे और तमाम ज़िंदगी हमारी, जो हमारे ज़िंदगी का जीने का पहला तरीका था, वो बदल के हम ना जाने किस और ट्रैक पे आ जाएं। हम बार बार आपसे बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम हमेशा ये कहते हैं कि ज़िंदगी जो है उसका कोई भरोसा नहीं है, लेकिन ज़िंदगी जब ऐसे लोगों के साथ ऐसे वाक़यात पेश आते हैं तो आपने उनका सहारा बनना है, आपने उनका हाथ बनना है, आपने उनका बाजू बनना है। कोई तकलीफ़ में है तो यही सोच लें कि इस मुबारक महीने में सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए, सिर्फ अल्लाह के लिए, अल्लाह के बंदों का साथ दें। क्योंकि जब हम बार बार बात करते हैं ना कि इस महीने में हमने अल्लाह को राज़ी करना है, तो इसका बड़ा आसान सा तरीका ये है कि आप अल्लाह के बंदों को राज़ी कर लें, रब ताला आपसे खुद ब खुद राज़ी हो जाएगा। बेशक, और चूँकि बात का आगाज़ भी इंसाफ की तलाश से हुआ, तो मैं ज़रूर कहूँगा जो हमें सुन रहे हैं, स्पेशली ऐवान के इक़्तिदार में बैठे लोग, जो इदारों में हैं, जो इस स्टोरी को सुन रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर है शाहीन ने भी बार बार यही कहा कि इंसाफ चाहिए, तो मैं ज़रूर कहूँगा कि ज़रूर इस जानिब देखें, क्योंकि कल को हिसाब होना है और हिसाब सब का होना है, जवाब सब से लिया जाएगा, जवाब सब ने देना है। अगर इसका हक़ हमने छीन लिया, अगर इंसाफ न मिला, तो उसका जवाब देना होगा, हर इदारे को देना होगा, हर हुक्मरान को देना होगा।
जो कुर्सी पर बैठा है हिसाब उससे भी होगा। जिससे गफलत हुई है हिसाब तो उससे भी होगा, लेकिन जिसने उस गफलत के ख़िलाफ़ आवाज़ नहीं उठाई, जिसने इंसाफ की राह में रुकावट कायम की, रोड़े अटकाए, हिसाब उसका भी होगा, जवाब उससे भी लिया जाएगा। तो ये सब को सोचना चाहिए कि हम इस सिस्टम में जो ख़राबियां हैं उसकी वजह से ना जाने कितने घरों में इतनी तकलीफ़ें, इतनी परेशानियों को जन्म दे रहे हैं। क्योंकि ये सिर्फ तालिब नहीं, उससे जुड़ी कई कहानियाँ हैं। उनकी वालिदा के आंसू आई एम श्योर अभी भी अगर हमें वो देख रही होंगी, सुन रही होंगी, आंसू नहीं थम रहे होंगे। तालिब भाई अगर यहाँ बैठे हैं और मैं उनसे बात नहीं कर रहा, उसकी वजह यही है कि मैं बात क्या करूं, सवाल क्या करूं, कि सवाल मैं कर तो लेता हूं लेकिन जवाब में मुझे सिर्फ आंसू मिलते हैं, मुझे आंसू दिखाई देते हैं, वो आंखों से आंसू टप टप नीचे गिर रहे हैं। इसलिए कि इस वक्त भी मैंने अपने दोनों हाथ बांधे, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि खुदा ना खास्ता ये हाथ ना होता तो क्या महसूस होता। मैं वो फील करने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस हाथ से पूरा दिन जो हम काम करते हैं, कि हाथ ही ना हो तो हम कैसे काम कर पाएंगे। ये दर्द अगर हम महसूस कर लेना कि अगर हमारी एक उंगली भी खुदा ना खास्ता कट जाए तो हम कुछ कर नहीं पाते। वो एक उंगली नहीं, वो हाथ पूरा का पूरा हाथ कट गया है। वो जब कहते हैं मैं सुबह उठता हूँ तो उठते साथ, क्योंकि ज़ाहिर जब आप सो रहे होते हैं, अचानक से जब आप उठें, आँख खुले और फिर याद आए कि मेरे साथ तो एक हादसा हो गया था, मेरा तो ये हाथ ही नहीं जिससे मैं हिलाने की कोशिश करने वाला था, मेरा तो वो हाथ ही नहीं जिसके ज़रिए शायद मैं इस बेड से उठता, मेरा वो हाथ ही नहीं जिससे पहले मैं बड़ी जल्दी से कटिंग कर लेता था और बड़ी जल्दी से अपने काम मुकम्मल कर लेता था। सालों से मैं कर रहा था, सालों से वो ऑर्डर्स ले रहा था और ऑर्डर्स दे रहा था। लोग बड़े खुश थे कि बड़ा ज़बरदस्त काम करते हैं तालिब भाई। आज वो कर नहीं पा रहे, आज उनका ये सिस्टम रुक गया, आज उनके घर का सिस्टम रुक गया। इस निज़ाम को चलाने की कोशिश हम सब ने मिलकर करनी है। कोई अच्छा आइडिया है वो भी दीजिए, मदद कर सकते हैं सारिम भाई की तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि ज़रा उनके ज़रिए हमने इनको सपोर्ट करना है। बिकॉज़ वो इनकार करते हैं मदद लेने से, वो कहते हैं कि नहीं हमें नहीं चाहिए। लेकिन हमें ये ज़रूर कोशिश करनी है, ऐसा सिस्टम बना दें कि वो पूरा घर कमा सके, वो पूरा घर बड़े इज़्ज़त के साथ खा सके। बिल्कुल शुएब भाई, किसी ने इसका दर्द महसूस करना है ना, क्योंकि हाथों से कमाने वाले ने सिर्फ थोड़ी देर अपना एक हाथ पीछे बांध ले। बिल्कुल सही बात है। और सोचे कि मेरे पास नहीं है और अपना काम करने की कोशिश करे, बिस्तर से उठने की कोशिश करे, वॉशरूम जाकर के देखे, उसको पता चल जाएगा। कपड़े चेंज करने की कोशिश कर ले, कर नहीं पाएगा। कोई भी जिंदगी का अमल करके देखे, उसको पता चल जाएगा कि उसके पास कौन सी नेमत थी। उससे मालूम हो जाएगा कि तालिब भाई आज खामोश क्यों, उनके आंसू क्यों गिर रहे हैं। बाकी तमाम मामला अपनी जगह, लेकिन तकलीफ हम ये सब कुछ देख के भी उसका हाथ नहीं दे सकते। उसकी माँ को जो तकलीफ है, जो घर वालों को, वो भी नहीं कम कर सकते। लेकिन कम से कम जो परेशानियां हैं उनसे तो हम दूर कर सकते हैं मिल करके। तो हम लोग थोड़ा सा इसको सपोर्ट करें तो मेरा ख्याल है कि बंदा ये तो सोचेगा कि चल अल्लाह तूने एक तरफ से अगर मामला ख़राब किए तो दूसरी तरफ से तो मेरी ज़िंदगी को आसान बना दिया। अल्लाह ने कोई ना कोई वसीला बनाया होगा, अल्लाह ने कोई ना कोई ज़रिया बनाया। क्योंकि हम कहते हैं ना कि हमारा तो दीन, हमारा इस्लाम ऐसा है कि अगर मुसलमान को एक कांटा भी चुभता है तो उसके ना जाने कितने गुनाह झड़ जाते हैं। तो बस जो लोग देख रहे हैं उनसे बार बार एक ही अपील है। वो तो है ही, हम सब में माशाल्लाह देखें माथे पे उसके दीनी आदमी है और अल्लाह ने इसके लिए यकीनन को अच्छा फैसला किया होगा। बेशक। और रमज़ान का महीना है सारिम भाई, रमज़ान का महीना है, ज़ाहिर है यही कमाने का इनका वक्त होता है। जो ये मैं लेकिन ये कहना चाहता कि दुकान नजर लग रही है दुकान को माशाल्लाह, और इनको भी कुछ नजर ही लग रही है। इंशाल्लाह दोबारा हो जाएगा इंशाल्लाह। बाकी रमज़ान का महीना मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि रमज़ान का महीना मदद करेंगे तो सवाब बड़ा ज़्यादा मिलेगा। सपोर्ट करेंगे, फैसिलिटेट करेंगे, कोशिश करेंगे इनका दुख कम करने की, छोटी छोटी सी भी कोशिश करेंगे तो सवाब बहुत ज़्यादा मिलेगा। दो बड़ी बियाँ हैं, ज़हीफ़ुल उम्र हैं, बड़ी बियाँ हैं, उनके बांधे में हफ्ते 15 दिन इसने जी अभी हॉस्पिटल में थे वो दोनों आए, इतनी रो रही, इतनी तड़प रही, कह रही तालिब कहाँ है, हमारा बच्चा कहाँ है। वो तो चलो उन दोनों को बोलो तालिब हर महीने देगा जैसे देता था, हाँ ज़्यादा देंगे अल्लाह इंशाल्लाह, तालिब भाई के जरिए ज़्यादा दिया करेंगे, उससे ज़्यादा देंगे इंशाल्लाह। और सारिम भाई हमारी जो कौम है ना बड़ी देखें तो सही, ये मुझे नहीं पता था, देखे जरा हैरान कुन बात नहीं है कि कौन शख्स से जरा अंदाजा लगा। मैं अपना तो घर चलाना ही चलाना है, साथ में 2 माओ का साथ भी देना है। तालिब भाई आप मुसलसल रो रहे हैं, मैं बस इतना कहूँगा कि रोए नहीं, अल्लाह पे बड़ा भरोसा रखें, बहुत भरोसा रखें। इस अल्लाह ने जो तकलीफ दी है तालिब भाई आपको, अल्लाह इस तकलीफ से आपको निकालेगा। मेरा रब बड़ा गफूर रहीम है, वो इससे आपको निकालेगा। ये जो बाजू अल्लाह ने लिया है ना, अल्लाह आपको ये बाजू देगा, अल्लाह आपको
बहुत हौसला, बहुत हिम्मत देगा। बस आपने हिम्मत रखनी है, बस आपने हिम्मत नहीं हारनी। जो भाई है, जो बहनों का बड़ा दुलारा है, उसने उसी तरह बहनों के लिए सब कुछ करना है। अभी बड़ी जिंदगी पड़ी है। नहीं, आज ही उन खातून को बुलाना जिसको मंथली देता है हफ्ते वाला, आज से देना शुरू करना। अल्लाह पे भरोसा रखना है, अल्लाह पे भरोसा रखना है। दें दुगना आपको मिलता है, 3 गुना मिलता है, 7 गुना मिलता है। इसको भी उससे हौसला मिलेगा कि ठीक है, सिर्फ मेरा दुकान पर मदनी चैनल का गल्ला भी रखा हुआ है, उसमें भी डालते हैं 1000 रुपये। बस सब अच्छा, सब कुछ वैसे चलेगा, उससे भी अच्छा चलेगा इंशाल्लाह। पूरा यकीन रखें। वैसे भी कहते हैं ना, जैसा गुमान करते हैं खुदा वैसा हो जाता है। तो गुमान अच्छा रखें। अल्लाह गफूर रहीम है, उसके पास खजाना की कमी नहीं है। वो देने पे आएगा खजाने तो वो देता चला जाएगा। आपके पास संभालने की जगह खत्म हो जाएगी, तिजोरियां भर देगा आपकी, आपको इतना देगा। बस आपके जो ये खूबसूरत बात थी ना, सफ़ेद पोशी की, आपने कहा नहीं चाहिए, इतनी खूबसूरत बात, इतनी प्यारी बात थी। मेरे रब को ये बात पसंद आ जाएगी। वो इस बात के बदले आपको बहुत दे देगा इंशाल्लाह। इन्होंने शुरू से छोटी सी उम्र से कमाया, तो इनको आदत नहीं है ना, छोटी सी उम्र से दर्जी का काम। अब भी कमाएंगे, खुद कमाएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह देखो ना, अल्लाह का वादा है ना कि वो दिया हुआ उधार नहीं रखता, लौटाता है। तो ये समझो ना, जो देता रहे अल्लाह ने अब उसको लौटाना है, अब लौटाएगा। मेरा रब लौटाएगा। मेरा यकीन है, हम सब का यकीन है, ऐसा होगा। ये जो हम बात कर रहे हैं ना, कि क्योंकि ज़ाहिर है कि एक वाक़या नहीं है, ऐसे बहुत से वाक़यात हमारे सामने आते हैं जब हम देखते हैं कि सिस्टम की वजह से ये मामलात ख़राब होते हैं। कि बतौर सिस्टम हमने जो मेहनत कश को उसकी मेहनत के बदले में अगर कुछ दिया होता, अगर उसके लिए कुछ किया होता, अगर ऐसा निज़ाम बनाया होता कि जब उस पर मुश्किल वक्त आन पड़ता तो अपनी बुनियादी ज़रूरियात वो पूरी कर सकता, तो आज इनको यहाँ बिठा कर आपसे हम ये बात ना कर रहे होते। आज इनका ये हाल इस बात का सबूत है। कल हमने छुट्टी मनाई है यौम मई की। ये भी तो मजदूर हैं, मेहनत कश हैं, बावकार ज़िंदगी जीने का हक नहीं दे सके हम, सिस्टम नहीं दे सका। कौन नहीं दे सका? इक़्तिदार में बैठे अफराद नहीं दे सके। ज़रूर देखें इनको। मैंने पहले भी कहा था, फिर कहता हूँ, हिसाब होना है, हम सब का हिसाब होना है, हम सब ने जवाब देना है। प्लीज़ अपना फ़र्ज़ अदा कीजिए। कल मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।